और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, अपने पास यूनिट फर्स्ट चल रही थी और देखिए मैंने यूनिट फर्स्ट में तुम्हारे पास जो लास्ट वीडियो मैंने तुमको कराया था वो क्या कराया था, जो कोरोलिस बल है या घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण जो भी अपने पास क्या वेग रूपांतरण समीकरण जो होता है वो क्या होता है, त्वरण रूपांतरण समीकरण होता है वो क्या होता है। सभी को पता है कि रूपांतरण समीकरण अपन क्या बोलते हैं, वेग रूपांतरण समीकरण किसे बोलते हैं और त्वरण रूपांतरण समीकरण अपन किसे बोलते हैं। मैंने तुमको इन सब चीज़ों की तुमको बता दिया था और लिखवा भी दिया था और सबकी मैंने परिभाषा भी लिखवा दी थी। जिसमें मैंने वेग रूपांतरण समीकरण करवाया है, त्वरण रूपांतरण समीकरण कराया है, स्थिति रूपांतरण समीकरण कराया है, इन सब की जो भी मैंने लिखाई है बार बार मैंने इनकी परिभाषा लिखा दी है। सबको क्लियर हो गया होगा कि वेग रूपांतरण समीकरण क्या होता है, त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है। पता है नहीं पता? दोबारा सुन लीजिए कि वेग रूपांतरण समीकरण क्या होता है कि किसी निर्देश तंत्र में क्या एक कण का वेग ज्ञात है तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी कण का वेग ज्ञात किया जाए तो उन दोनों कणों के वेगों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं, वेग रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। तथा त्वरण रूपांतरण क्या है? त्वरण रूपांतरण समीकरण में भी यही है कि किसी निर्देश तंत्र में एक कण का त्वरण तो क्या है, ज्ञात, तथा दूसरे अन्य निर्देश तंत्र में उसी कण का त्वरण क्या किया जाए, ज्ञात किया जाए। तो उन दोनों त्वरणों में संबंध स्थापित करने के लिए या उन दोनों निर्देश तंत्रों के त्वरणों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्लियर? तो मैंने तुमको घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण भी स्पष्ट करा दिया था और त्वरण रूपांतरण समीकरण भी स्पष्ट करा दिया था। तो घूर्णी निर्देश तंत्र मैंने तुमको बताया था उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो कौन सा, अपकेंद्रीय बल, और एक होता है अपने पास कोरोलियस बल। क्लियर? दोनों की मैंने तुमको डेफिनेशन भी लिखा दी थी कि कोरोलियस बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। और जो अपने पास कोरोलियस बल होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं बताइए? जो अपने पास कोरोलियस बल होता है उसको अपन Fa से डिनोट करते हैं और जो अपने पास अपकेंद्रीय बल होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, Fc से डिनोट करते हैं। क्लियर था सभी को? आज अपन बात करेंगे कि घूर्णी निर्देश तंत्र में जो अपने पास अपन स्थिति रूपांतरण समीकरण भी ज्ञात कर लिया था, वेग रूपांतरण समीकरण भी ज्ञात कर लिया था, त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर लिया था। अब देखिए जो अपने पास बल रूपांतरण समीकरण होता है वो कौन सा समीकरण होता है। देखिए यदि अपन त्वरण रूपांतरण समीकरण को, जो घूर्णी निर्देश तंत्र में अपने पास जो लास्ट रिजल्ट आया था त्वरण रूपांतरण समीकरण का, अगर हम त्वरण रूपांतरण समीकरण को द्रव्यमान से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, द्रव्यमान से, और द्रव्यमान को अपन किससे डिनोट करते हैं, m से, तो ये कहेंगे कि बल रूपांतरण समीकरण ऐसा समीकरण होता है कि त्वरण रूपांतरण समीकरण को अगर हम द्रव्यमान से गुणा कर दें तो प्राप्त समीकरण या प्राप्त रूपांतरण समीकरण क्या कहलाता है, बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। सबके आगे स्पष्ट बात समझ में कि जो त्वरण रूपांतरण समीकरण निकल के आया था अपने पास घूर्णी निर्देश तंत्र में, आया था नहीं आया था? आया था ना। पिछली वीडियो में अपन ने यही तो किया था कि भाई त्वरण रूपांतरण समीकरण क्या होता है, उसके लिए अपन ने डेरिवेशन भी निकाला था कि त्वरण रूपांतरण क्या आता है। क्लियर? तो बल रूपांतरण समीकरण क्या हुआ कि त्वरण रूपांतरण समीकरण को अगर हम द्रव्यमान से गुणा कर दें तो प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है, बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए बल रूपांतरण समीकरण, हेडिंग डालिए बल रूपांतरण समीकरण। इसमें अपन ने घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या ज्ञात कर लिया था, वेग रूपांतरण समीकरण में ज्ञात कर लिया था और त्वरण रूपांतरण समीकरण में ज्ञात कर लिया था। अगला क्या है इसमें घूर्णी निर्देश तंत्र में, तीसरा क्या है, बल रूपांतरण समीकरण। तो इसमें देखिए त्वरण रूपांतरण समीकरण को, त्वरण रूपांतरण समीकरण को यदि, त्वरण रूपांतरण समीकरण को यदि द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए
गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त समीकरण, त्वरण रूपांतरण समीकरण को यदि द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त समीकरण बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो अपने पास जो त्वरण रूपांतरण समीकरण आया था वो कितना आया था, सदिश A बराबर कितना आया था, लास्ट में जो अपने पास इक्वेशन बनी थी वो कितनी आई थी, सदिश A बराबर, बताइए सदिश A बराबर कितना आया था, बताइए मेरे को कितना आया था, A डैश बराबर सदिश A डैश बराबर सदिश A -2 कितना आया था, सदिश A -2 और कोष्ठक में कितना आया था, सदिश ओमेगा इनटू सदिश V डैश और कितना आया था, माइनस ओमेगा इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा इनटू कितना आया था, सदिश R, यही तो आया था अपने पास, सदिश ओमेगा इनटू सदिश ओमेगा इनटू सदिश R। क्लियर। अब मैंने तुमको क्या बताया है कि ये तो अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण आया था भाई, जो मैंने तुमको पिछली वीडियो में त्वरण रूपांतरण समीकरण बताया था वो आया था। अब मैंने परिभाषा क्या किया कि त्वरण रूपांतरण समीकरण यदि द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए, किससे गुणा कर दिया जाए, द्रव्यमान से, तो इसकी पूरी त्वरण रूपांतरण समीकरण है, तो इस त्वरण रूपांतरण समीकरण को मैं किससे गुणा कर दूंगा, द्रव्यमान से, और द्रव्यमान किससे डिनोट होता है, m से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ma सदिश डैश बराबर सदिश ma माइनस, इसको मैं किससे गुणा कर दूं, m से ही, तो 2m सदिश ओमेगा इनटू सदिश v डैश माइनस कितना आ जाएगा, m इनटू सदिश ओमेगा इनटू सदिश ओमेगा इनटू सदिश r। क्लियर। आप देखिए हम जानते हैं कि जो बल होता है F बराबर क्या होता है, ma, क्या होता है बल बराबर ma, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण। भाई यही तो होता है बल, द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ma डैश है, यहाँ क्या बन रहा है, ma बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, सदिश F डैश लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, बराबर ma के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, सदिश F लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। अब देखिए मैंने तुमको कोरोलियस बल और अपकेंद्रीय बल के मान भी निकलवाए थे पिछली वीडियो में, ये तो किसका होता है अपने पास, कोरोलियस बल का, और ये किसका होता है, अपकेंद्रीय बल का, मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में। तो इनके स्थान पर अपन Fc और Fa लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, लिख देंगे, क्योंकि Fc तो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल, और Fa क्या होता है, कोरोलियस बल। तो ये तो कोरोलियस बल और ये क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल। तो अर्थात सदिश F माइनस कितना आ जाएगा, बताइए, कितना हो जाएगा, वो माइनस में था तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, Fa प्लस Fc प्लस Fa प्लस Fc। इसका समीकरण नंबर 1 डाल देना और नीचे लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट सदिश Fc बराबर कितना होता है, -2m सदिश ओमेगा इनटू सदिश v डैश और सदिश Fa बराबर कितना होता है, -m सदिश ओमेगा इनटू सदिश ओमेगा इनटू सदिश r। इसको लिख लेना, ये तो होता है कोरोलियस बल, ये तो होता है अपने पास कोरोलियस बल, और ये होता है अपने पास अपकेंद्रीय बल। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो नीचे लिख देना समीकरण 1 बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर। समीकरण 1 बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है, नोट डाउन कर लीजिए।
बल रूपांतरण समीकरण कहलाता है। कर लिया नोट डाउन? चलिए हेडिंग डालिए कोरोलियस बल। हेडिंग डालिए कोरोलियस बल। हेडिंग डालिए कोरोलियस बल। कोरोलियस बल। देखिए मैंने तुमको पहले भी परिभाषा बता दी थी कि कोरोलियस बल क्या होता है कि यदि पृथ्वी के तल पर कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर क्या करे, रेखीय गति करे, तो उस पर पृथ्वी एक आभासी बल लगाती है। क्या लगाती है? एक पृथ्वी आभासी बल लगाती है। उस आभासी बल को अपन क्या कहते हैं? कोरोलियस बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल में क्या लिखाया था कि पृथ्वी के तल पर यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है और जब वो गति करती है तो उस पर पृथ्वी एक क्या करती है, आभासी बल लगाती है, तो उसे अपन कौन सा बल बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर? तो कोरोलियस बल, और कोरोलियस बल हेडिंग डाल के और लिखिए, इसमें लिखिए जब कोई वस्तु लिखिए जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर रेखीय गति जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर रेखीय गति करती है तो पृथ्वी, जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर रेखीय गति करती है तो पृथ्वी अपनी कोणीय गति के कारण कोणीय गति के कारण उस पर एक आभासी बल लगाती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर रेखीय गति करती है तो पृथ्वी अपनी कोणीय गति के कारण उस पर एक आभासी बल लगाती है। इसी आभासी बल को कोरोलियस बल कहते हैं। इसके लिए एक फिगर बना लेना। नीचे लिखिए माना कण का द्रव्यमान,
माना कण का द्रव्यमान m व वेग सदिश v डैश है, तो उस स्थिति में कोरोलियस बल क्या होगा? -2m सदिश ओमेगा इंटू सदिश v डैश। क्लियर? तो देखिए ये क्या कर रहा है भाई, ओमेगा क्या है? कोणीय गति कर रहा है। तो जब ये कोणीय गति करेगा तो इस पर एक आभासी बल लगाता है। क्या लगाता है? कि पृथ्वी अपनी कोणीय गति के कारण उस पर एक आभासी बल लगाती है। उसी आभासी बल को अपन क्या बोलते हैं? कोरोलियस बल बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका वेग तो क्या माना है? v डैश। अब इस पर क्या है? अपन ने ये कोण क्या मान लिया? थीटा। तो देखिए माना कण का द्रव्यमान m व वेग सदिश v डैश है। तो देखिए जब अपन कोरोलियस बल ज्ञात करते हैं तो थीटा के लिए अपन कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं वो कितना लेते हैं? साइन थीटा। क्या लेते हैं? साइन थीटा। तो अपने पास कितना आ जाएगा? -2m। तो अपने पास आ जाएगा सदिश FC बराबर -2m ओमेगा कितना आ जाएगा? v डैश इंटू साइन थीटा। तो यहाँ लिख देना यदि ओमेगा व v डैश, यदि सदिश ओमेगा व सदिश v डैश क्या है? समांतर हो तो समांतर होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है? 0। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब थीटा का मान मैं किस में रख दूंगा? इसमें। तो सदिश FC बराबर -2m ओमेगा v डैश और साइन थीटा का मान कितना है? साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो ये पद कितना हो जाएगा? 0। तो सदिश FC बराबर कितना आ जाएगा? 0। सदिश FC बराबर 0। और यदि सदिश ओमेगा व सदिश v डैश लंबवत हैं तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसमें अब थीटा के स्थान पर क्या रख दूंगा मैं? 90। तो सदिश FC बराबर -2m ओमेगा v डैश साइन 90। तो सदिश FC बराबर कितना आ जाएगा? -2m ओमेगा v डैश। और एक के लिए मैंने क्या लगा दिया? -2m ओमेगा v डैश। तो नीचे लिख दीजिए अतः हम कह सकते हैं अधिकतम कोरोलियस बल पृथ्वी के कोणीय वेग की दिशा के लंबवत गति करने पर लगेगा। नोट डाउन करिए, दोबारा समझा दूंगा। देखिए कोरोलियस बल क्या है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर रेखीय गति करती है तो पृथ्वी अपनी कोणीय गति के कारण उस पर एक आभासी बल लगाती है। तो इसे आभासी बल को क्या कहते हैं? कोरोलियस बल कहते हैं। और हम जानते हैं कि इसका जब हमने माना है कि माना कण का द्रव्यमान क्या मान लिया? m और वेग क्या मान लिया? सदिश v डैश। तो अपन जानते हैं कि जो कोरोलियस बल होता है सदिश FC बराबर कितना होता है? -2m इंटू सदिश ओमेगा इंटू सदिश v डैश। तो इसके लिए जब अपने पास
जब इसका जब अपन कोरोलियस बल का मान निकालेंगे तो इसके जब थीटा का मान होगा तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, जब कोणीय गति करती है तो साइन कौन सा होती है, ये जब एक ही गति करती है और वो जो पृथ्वी के किसके कारण करती है, कोणीय गति के कारण। तो जब ये गति करेगा कोणीय गति के कारण तो इसके ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होगा, साइन। तो अपने पास सदिश एफ सी बराबर -2m ओमेगा वी डैश कितना आ गया, साइन थीटा। भाई इस पे से जब अपन सदिश हटाएंगे और सदिश को अपन दोबारा यूनिट उसमें लेंगे तो अपने पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा थीटा लेंगे तो वो किस फॉर्म में लेंगे, साइन थीटा की फॉर्म में। क्लियर। तो अपने पास यदि सदिश ओमेगा व सदिश वी डैश समांतर होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है वहाँ पर, 0। तो अपने पास एफ सी बराबर -2m ओमेगा वी डैश और इस थीटा का मान कितना ले लिया, 0। तो कितना होगा, साइन 0। तो एफ सी बराबर साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो एफ सी का मान कितना आ गया, पूरे का मान 0। अगर यदि सदिश ओमेगा कोरोलियस बल में अगर सदिश ओमेगा व सदिश वी डैश क्या है, समांतर, तो उस स्थिति में जो कोरोलियस बल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 0। क्या होगा, 0। तो जब समांतर कंडीशन में होगी तो किसी भी वस्तु पर कोई भी क्या नहीं लगेगा, कोरोलियस बल नहीं लगेगा। क्लियर है यहाँ तक। यदि सदिश ओमेगा व सदिश वी डैश क्या है, लंबवत, तो लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो 90 का मान कितना होता है, 1। तो सदिश एफ सी बराबर -2m ओमेगा वी डैश। तो हम कह सकते हैं कि जब सदिश ओमेगा व सदिश वी डैश अगर हमारे पास कोणीय वेग की दिशा के लंबवत क्या है, गति कर रहा है, किसके लंबवत दिशा में जब गति करेगा तो उस पर कोरोलियस बल लगेगा। क्लियर। और समांतर है तो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि एफ सी का मान क्या हो गए हैं, 0। तो इसलिए समांतर होते हैं तो उस पर कोरोलियस बल नहीं लगता है, और जब क्या हो, लंबवत हो तो उस पर कोरोलियस बल लगेगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिए। पृथ्वी के हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वी के कोणीय वेग का लिख लीजिए, पृथ्वी के कोणीय वेग का घटकों में वियोजन, पृथ्वी के कोणीय वेग का घटकों में वियोजन। क्लियर। इसके लिए एक फिगर बना लो। इसके लिए एक फिगर बना लीजिए आप। फिगर बना लीजिए।
देखिए जब पृथ्वी के कोणीय वेग के जब घटकों में वियोजन होता है तो देखिए ये सदिश ओमेगा है, क्या है, सदिश ओमेगा। ये देखिए वाई डैश और जेड डैश, क्या है, वाई डैश और जेड डैश। तो वाई डैश और जेड डैश के सापेक्ष जो ओमेगा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, गामा और 90 माइनस गामा, दो कोण बना रहा है, एक तो वाई डैश के सापेक्ष और एक जेड डैश के सापेक्ष। जो डब्ल्यू है हमारा सदिश ओमेगा वो y और z के सापेक्ष, जो y डैश और z डैश के सापेक्ष कितने कितने डिग्री का कोण बना रहा है, गामा और 90 माइनस गामा। क्लियर। तो जब अपन इसके घटक निकालेंगे तो एक तो अपन घटक होता है कॉस में, किस में होता है, कॉस में। एक तो हो जाएगा अपने पास कॉस 90 माइनस गामा और एक हो जाएगा अपने पास, और कॉस 90 माइनस गामा क्या होता है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। होता है नहीं होता, होता है ना। तो बराबर इसमें कितना हो जाएगा, साइन गामा। क्लियर। जब अपन इसका घटकों में वियोजन करेंगे तो किस किस के सापेक्ष, वाई डैश और जेड डैश के सापेक्ष। तो वाई डैश और जेड डैश के सापेक्ष जो सदिश ओमेगा है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक तो गामा, वाई डैश के सापेक्ष कितना बना रहा है, गामा, और जेड डैश के सापेक्ष कितना बना रहा है, 90 माइनस गामा। क्लियर है। इसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे कि कोणीय वेग का घटकों में कैसे वियोजन करते हैं। क्लियर। और जो मैंने पीछे का कराया उसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। क्लियर। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुमको, क्लियर, किसी भी बच्चे को अगर मेरा कमेंट्स बॉक्स ऑफ है तो मेरे नंबर हैं 63 78 59 90 70, इन पे मेरे को व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं तुमको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि कमेंट्स बॉक्स तुम्हारा ओपन हो जाए। क्लियर। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को इन पे बता दिया करो, मैं तुमको तुरंत समाधान दे दूंगा। तुम्हारी अब 1-2 दिन में ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, तो ये यूनिट तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर।